वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। जैसा हमने बात किया था लास्ट मोमेंट पे, हम लोग बहुत फटाफट से रिवीजन करेंगे पूरी केमिस्ट्री का। चलिए बिना टाइम खत्म किए हम लोग देखते हैं। ये हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज चलते हैं, तो हम दोनों के लिए स्टार्ट होने वाले हैं बैचेस। नीट और आईआईटी का बैचेस स्टार्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स जो है वो 23 से और रेगुलर 9 से। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सिलेक्शन दिए थे। 9 to 12 स्टार्ट हो जाएगा बैच 1 अप्रैल से, तो नए एडमिशन के लिए आप क्वारी कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग। वॉन्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पर डिपेंड करती है? हमारी जो वैल्यू है हमें सब पता है वे कि इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। पहले एनिमेशन राउंड को हम लोग पुट करेंगे। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो KH की वैल्यू क्या होती है? इस पर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या एंडोथर्मिक तो होती नहीं है, क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज, क्यों होता है? सॉलिड आर हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड तो होते ही नहीं कंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर हाईली कंप्रेसिबल, होता ही नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फोर्थ वाला एसएसएन रिजल्ट पूछ रहा है, तो एसएसएन रिजल्ट पे देखते हैं। तो हमारे पास फोर्थ में दिया गया है मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, मोलिकुलरिटी कोलिकुलरिटी ये तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी इज राइट आंसर। ए और बी नहीं होगा, हमें चेक करना है। अगर दोनों सही है तो ए और बी में से होंगे, अगर एक भी गलत है तो सी या डी में से होगा। फटाफट से क्विक रिवीजन करना है। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इससे तो कोई रिलेशन है नहीं ना। एक्वेटिक स्पीशीज क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेशर का चक्कर है, इसलिए ऐसा होता है। तो क्योंकि जैसे कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं सोल्युबिलिटी जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे घट जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है एन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन अदर। इन चीजों को चेक करना है। हायर देन अदर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्या दिखा रहा होगा? साफ साफ निगेटिव डेविएशन को शो कर रहा होगा। नेक्स्ट है 1 मोल लिया गया है ए के, 2 मोल लिया गया है बी का। ठीक है, कितना वेपर प्रेशर? 40 टोर है। दोबारा जब बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का और बी का कितना है? 45 टोर है एंड 30 टोर है रेस्पेक्टिवली। जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे किससे? राउल्ट से, तो आप ये पाओगे कि वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कि ये जो प्रेशर है या तो इससे हायर आएगा या इससे लोअर आएगा। अगर वैल्यू इससे हायर आ रही होगी तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, और इससे अगर लोअर आ रही होगी तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो डेफिनेटली एक आइडियल सॉल्यूशन तो है नहीं तो वेरिएशन आता ही नहीं। तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। तो जब आप चेक करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी? वैल्यू आएगी आपकी लोअर, इसलिए कैसा है? नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई लॉ व्हिच स्टेट्स एट, अच्छा ये है पार्शियल वेपर प्रेशर। ये वर्ड देखते ही राउल्ट लॉ लगाओ। अगर पार्शियल प्रेशर लिखा है तो हेनरी लॉ लगाओ। फोर्थ वाला एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड है बॉइलिंग पॉइंट हायर है देन। हायर किसका होता है? हायर हमेशा आपको मालूम है क्या दिखाता है? नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने चेक किया 1 मोल बेंजीन है, 1 मोल ऑफ टोलुइन है। ठीक है, वेपर प्रेशर कंटेन कितना है? वेपर प्रेशर इनका कंटेन करता है 12.8 kPa एंड वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इतना kPa। अच्छा, दोनों का अलग अलग है। तो कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन एज इट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, ये इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल तो नहीं है। इक्वल होता तो वैल्यू सेम होती, तो यानी कि पहला वाला जो है आंसर वो तो आपका कट ही गया है। नेक्स्ट अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन एज इट फॉर्म ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनइक्वल वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि अगर ये साथ में जुड़े नहीं होते तो मॉलिक्यूल का जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करते नहीं। हायर परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बेंजीन की परसेंटेज कैसी है? हायर आएगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑफ फैक्टर Na2SO4 का बताना है। सिंपल है, Na2SO4 को आप ब्रेक कर लो 2Na प्लस SO4 माइनस 2। ये 2 है और ये क्या है? कितना हो गया? 3। 3 इज द राइट आंसर। बॉन्ड ऑफ फैक्टर KCl कितना? KCl को तोड़ो, KCl K प्लस K Cl माइनस एक ये कितना हो गया? 2, राइट आंसर। नेक्स्ट है K2SO4 को तोड़ो 2K प्लस SO4 माइनस 2, 2 और 1 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, और हाइपरटोनिक होता तो हाइपरटोनिक का प्रेशर हायर होता और हाइपोटोनिक होता तो लोअर होता। एक कंपाउंड CaCl2 को तोड़ो CaCl2 को तोड़ने की कोशिश करी, कितना आया? Ca प्लस 2 प्लस K2Cl माइनस 2 और 1 3, कितना आ गया? 3 इज द राइट आंसर। एंड कंपाउंड अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन ए गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। जब कंप्लीट डिसोसिएशन या डाइमराइजेशन होता है, मैंने आपको बताया था डाइमराइज एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन, एसोसिएशन को ही डाइमराइजेशन कहते हैं। तो जब भी एसोसिएशन होगा
या डाइमराइजेशन होगा, जब भी कभी भी ऐसा वर्ड आएगा तो आपका हमेशा वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि डाइमराइजेशन का मतलब कितनी होगी 1/2। और अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो मैंने बताया था कि अल्फा की वैल्यू 1 होगी, याद रखना डिसोसिएशन में 1 होती है, और अगर एसोसिएशन या डाइमराइजेशन हो रहा होगा 1/2 होती है। 1/2 कितना हो गया 0.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 को देखते हैं हम लोग। 7 का क्या है हमारे पास, 7 बोल रहा है कितना है टेट्रामराइजेशन 1/4 बोल रहा है। 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी 0.25। सिंपल है, देखते के साथ इसको लग जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। भाई हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली जिसका सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि सोल्यूट पर ही डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली कौन सा आंसर हो गया इसका देखना है आपको देखना है जिसका बॉन्ड फैक्टर ज्यादा है। किसका है भैया, KCl का तो नहीं है, 2 है। KCl का कितना 2 है, K2SO4 का कितना है 3 है, बॉन्ड फैक्टर ये भी 3 है। अब वैल्यू किसकी ज्यादा है 2 की ज्यादा है, तो इसलिए ये हमारा आंसर जल्दी हो गया। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग 1m एक्वा सॉल्यूशन व्हिच वन विल गो शो आपका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आप सिंपल सा निकालिए फिर से, इसका क्या निकालेंगे, इसका हम लोग बॉन्ड फैक्टर निकालेंगे। इसका बॉन्ड फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया, इसका बॉन्ड फैक्टर 2 और 1 3 आ गया, इसका कितना आ गया 2 और 3 3 और 2 5 आ गया। कौन सा आंसर हो गया, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th वाला, इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, मोलैलिटी को डबल कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, वैल्यू लगा के देखो केबी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, केबी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, केबी के ऊपर भैया कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, केबी तो फिक्स रहता है ना, तो ये कैसा होगा अनचेंज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे, फटाफट से करना है क्वेश्चंस को हमें। तो 11th वाला देखते हैं हम लोग, 11th वाले की तरफ। हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच यानी कि निकालना है, मोल निकालना, देखो यहाँ मोल दिया गया है ना, तो आपको फॉर्मूला लिखना है सिंपल सा। क्या फॉर्मूला लगा, फ्रीज के बारे में पूछा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF आपको दे रखा है, तो आपको रखना NB/WA आपको रखना है। अगर किलोग्राम में है तो ठीक है, और अगर किलोग्राम में नहीं है तो आप इसको ग्राम या 1000 कर लेंगे। ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है। तो 11 वाले का जब आप देखोगे तो वैल्यू इसकी आ रही होगी 7.5 मोल इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ब्लड सेल्स विल श्रिंक, श्रिंक किसमें होगी, मैंने आपको बताया था 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो स्वेल होता है और एक श्रिंक होता है। तो श्रिंक किसमें होती है, श्रिंक होती है जब मोर देन कंसंट्रेशन ली जाए तो श्रिंक होती है, मोर देन कंसंट्रेशन। अगर लेस देन ली जाएगी तो स्वेल होगी। नेक्स्ट है 13, वाटर रिटेंशन और पफनेस ड्यू टू हाई साल्ट इनटेक, ड्यू टू क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, बार बार पढ़ा हुआ है, क्या है ऑस्मोसिस। सिंपल देखते के साथ ही लग गया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 0.2 मोल मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, KF वैल्यू को लगाओगे, फॉर्मूला जो मैंने लगाया था ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। निकालना है इसके अंदर मोलर की एलिवेशन का, आपको डिग्री सेल्सियस का निकालना है। तो 14 का जब आप लोग निकालोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा, आपका आंसर आ रहा होगा इसका 14 का आप निकाल के देखोगे तो आपका आ रहा होगा -0.372 डिग्री सेल्सियस। अब निकाल के देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ, कब होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, तो हमने बात करी थी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस तब होगा जब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज नहीं, वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं है। द नंबर ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, क्यों, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट साल चलते हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस नहीं होगा सॉल्यूशन मुझे भेज देना, मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा के भेज दूंगा। नेक्स्ट ऐसा रीजन फटाफट से करते हैं सॉल्व, फटाफट से क्विक रिवीजन करना है हमें। सिस्टीन का आंसर देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट को चेक करो सही है क्या, बड़े आराम से हो जाएंगे, बच्चों से ये नहीं होते। व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, होगा ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सोल्यूट है तो होगा, यानी कि सही है। द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर कॉजेस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ लोअरिंग, सिंपल बात बोली हुई है कि भैया वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों बात बिल्कुल रिलीवेंट है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन बोला हुआ है, सिंपल समझना है इसको, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, बिल्कुल सही बात है। लोअरिंग वेपर प्रेशर और कॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बात तो वही वाली होगी, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर है, बिल्कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, तो होती नहीं है, मोलरिटी होती है, तो कौन सा आंसर हो गया इसका, सी इज द राइट आंसर, ये सही है गलत है। नेक्स्ट है, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सही बात है। काइरोस्कोपिक कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं भैया, बदलेगा, सोलवेंट टू सोलवेंट बदलेगा, सोल्यूट टू सोल्यूट बदलेगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर,
हाँ सही बात है, मोलरिटी नहीं है भाई, कैसे हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर। आई होप आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलता है आपका डाइल्यूशन इफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बोथ। क्या इफेक्ट डालता है? मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ था साफ साफ, क्या लिखा हुआ था? कंडक्टिविटी हमेशा बोथ, दोनों की दोनों क्या होती है? डिक्रीज होती है डाइल्यूशन पर। एक ही चीज है जो इंक्रीज होती है, साफ साफ लिखा रखा शॉर्ट नोट्स में। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस SO4-2 आर कितना दे रखी है आपको? इतनी रखी, वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, लैम्डा नॉट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दीजिए। MgSO4 दे रखा है, इसका MgSO4 के बारे में तो 106.0 प्लस के 160.0 से मीन्स जो भी निकल के आएगा वैल्यू, और वैल्यू निकल के आ रही होगी आपकी D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड वाले की तरफ हम लोग चलते हैं। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के बारे में बोल रहा है ऑफ Al+3, ये भी सेम है बिल्कुल इसी तरीके से, दोनों वैल्यू को आपको जोड़ दें। लेकिन ये क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2Al+3 प्लस 3SO4-2। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? लैम्डा नोट निकालना है, किसका निकालना है आपको? Al2SO4 का होल थ्राइस का निकालना है। तो लैम्डा नोट किसका लेंगे हम लोग? Al+3 का लेंगे, यानी कि इनटू करेंगे 2 से और साथ में प्लस करेंगे लैम्डा नोट, लेकिन इसमें कितना है? 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके? SO4-2 की। अब Al+3 की वैल्यू को रख दो और SO4-2 की वैल्यू को रख दो और मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ दो, निकल के आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाले की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 एंड Cl-, ओके चलिए हम लोग देख रहे हैं इसको। तो हमने देखा कि फोर्थ वाले की तरफ चल रहे हैं हम लोग। हमारे पास जो आंसर है फोर्थ वाले को, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 एंड Cl-R, ये भी सेम वही वैसा ही है। किसके बारे में निकालना है? CaCl2 के बारे में निकालना है। तो सेम है, लैम्डा नॉट CaCl2 इक्वल्स टू लैम्डा नॉट Ca प्लस के 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl-, दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी? किसकी होगी हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हमें देखना हाईएस्ट कंडक्टिविटी के लिए आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोलाइट तो वीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन कट गया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका भी कितना होना चाहिए? कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी कंसंट्रेशन इसके कंपेरिजन में कम है, तो ये वाला राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी सेम बोल रहा है KCl के बारे में, हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को चेक करना है, तो वही हमें चेक करना है कि हमें KCl जो है किसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बोला था कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू को हायर देखते हैं। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो होता है हमने देखा होगा, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m क्या होता है हमारे पास, हम बात करते हैं कापा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनटू 1000 अपॉन किसको देखते हैं m। तो यहाँ जो मोलरिटी की कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? लोअर होनी चाहिए। सबसे लोअर कौन सी है आपके पास? ये वाली है, तो A इज द राइट आंसर। इसके अकॉर्डिंगली चेक करना है फॉर्मूले की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेवेंथ वाला देखते हैं, ये रूल्स तो साफ साफ दिखा रखा है। बोल रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू द होल्ड, क्या कब होल्ड करेगा? इसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा है वो कि अगर C की वैल्यू हम √A रख दें तो क्या ये हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा लैम्डा, और इसके बराबर नहीं भैया, ये नहीं होगा। ये कब होगा? जब आप C की वैल्यू को 0 रख दो। देखो C की वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 हो गया, तो यहां से हट गया, तो लैम्डा बराबर हो गया लैम्डा नॉट के बराबर हो गया, तो यानी कि B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला चलेंगे, नेक्स्ट वाला देखेंगे 8। इन दोनों की वैल्यू को आपको पुट करना है। इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे CH3COOH और दे रखा CH3COOH की वैल्यू को निकालना है। वो वैसे निकालना है किससे? कोलरेस्ट लॉ से निकालना है, तो आपको निकल के आएगा। तो ये आपका होगा A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, ये मैं 100 बार कर चुका हूं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। मैंने अभी बताया जैसे कि आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर है दोनों के दोनों ऑप्शन दिख रहे होंगे, सही है, लेकिन एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है। नाइन्थ का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10th वाला। बी क्या बोल रहा है कि लैम्डा m फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट शो ए शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, कि जब डाइल्यूट किया जाता है वीक। हाँ सही बात है, ये तो बोल रहा है, तो ये बात जो बोल रहा है ये बात तो वो सही बोल रहा है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज, नहीं भैया इंक्रीज होता है, उल्टा बोल दिया, तो सी इज द राइट आंसर। ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है 11th वाला। 11th वाले की तरफ देखते हैं हम लोग, तो 11th वाला बोल रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m इज obtained by the extrapolation
मैंने एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में आपको बता रखा और बोला है कि इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। मैंने ग्राफ करके दिखाया था कि जो शार्प लाइन दिखाता है उसी से जब हम लोग निकालते हैं तो एक्स्ट्रापोलेशन होता है। तो इसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहा है वो। तो ये तो बोल रहा है कि वर्सेस तो नहीं निकाल सकते, ये तो गलत बोल रहा है। हाँ, लैम्डा एम फॉर ए वीक इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग कोलर, तो ये बात सही बोली है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 12th वाला। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। 12th वाला, ये बात तो इसने गलती बोली है, इस पर डिक्रीज नहीं होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, फटाफट से देखते हैं सेल्स के बारे में। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में आपका कौन सा यूज किया गया था? तो S2 सबको मालूम है वाला यूज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज फॉर द हियरिंग एड? कई बार आ चुका है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कौन सा सेल है? मरकरी सेल है, सबको मालूम है। 4 हाफ सेल रिएक्शन फर्स्ट टू फोर्थ शो दे रखी है, बता रखा है। विच ऑफ दीज रिएक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन कंसंट्रेशन ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड? जब कंसंट्रेशन क्या है, ब्राइन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। तो हमें इसमें से इसको बताना है, एक Na के बारे में, एक Cl के बारे में। वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली OH में टूटेगा, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन होता है और एक रिडक्शन होता है। तो थर्ड के बारे में प्रोसेस हमें बताना है। तो फर्स्ट रिएक्शंस तो Cl के बारे में सही कह रही है, सेकंड वाली OH O2 में कन्वर्ट नहीं होता, तो थर्ड वाला Na। हाँ, ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में पूछा ना इसने, तो एक तो Cl होगा, एक Na होगा, यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सर रीजन वाला, फोर्थ वाला क्या कह रहा है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। नहीं भैया, ऐसा नहीं होती, कॉपर होता है, तो ये तो गलती हो गया और ये सही है। तो डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, ये भी सेम पूछ रहा है। NaCl गिव्स द क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ये एक्वस में नहीं होता, एक्वा सॉल्यूशन में अगर मोल्टन NaCl लेते हैं तब निकलता है, इसमें नहीं निकलता। ये तो गलती बोल रहा है, वो ऑक्सीजन ही निकलती है, तो ये आंसर गलती हो गया और ये वाला सही हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट काइनेटिक्स में चलते हैं फटाफट से। काइनेटिक्स को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये बताना है। तो क्या कह रहा है? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। भैया नहीं हो सकती, जीरो हमने बात करी थी, ना ही फ्रैक्शन हो सकती है। मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग टू कंप्रेस रिएक्शन, बिल्कुल सही है, यही सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस को। सेकंड वाला क्या बोलता है? द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन कैरिड आउट। ठीक है, दे रखा है, बताना व्हाट आर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जी। भैया ये तो निकालना पड़ेगा आपको, मैंने आपको निकालना बताया हुआ था। रेट को निकालना है k a की पावर x और b की पावर y। तो x, अब आपको पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन हो गया, रेट हो गया 1.89 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इक्वल्स टू k। a क्या हो गया 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 की पावर x। b क्या हो गया 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 की पावर y। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनानी पड़ेगी, 3 इक्वेशन बनेगी और फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू निकलेगी। तो आप इसको चेक करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि a के रेस्पेक्ट में आएगी सेकंड और ये आएगा 0, निकाल के देख लेना, एक बार आप चेक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है? इन रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज 4 फोल्ड हो जाता है, द रेट बिकम 16 टाइम्स। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 2 हो गई, चेक कर लेना एक बार। द रिएक्शंस a प्लस के 2b इक्वल्स टू c प्लस के d, द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट ऑफ द रखा, द कंसंट्रेशन a इज केप्ट कांस्टेंट व्हाइल b इज डबल। अच्छा, a को कांस्टेंट रखा और b को हमने डबल कर दिया, तो 2 2 जा यानी कि 2 2 जा 4 हो गया। तो द रेट रिएक्शंस बिकम, तो रेट हमारे रिएक्शंस कितना हो गया है? तो मैंने बताया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रखा हुआ है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 आगे लेके क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रुपल बोलते हैं। 5 वाले को हम लोग चेक कर लेते हैं, 5 वाले का आंसर क्या दिया गया है। तो 4 रिएक्शंस, रेट ऑफ द रिएक्शंस प्लस के d प्लस के b अपॉन dt इज इक्वल्स टू दी, किसके बराबर होगा? अच्छा ठीक है, इसको निकाल लिया आपने, तो ये तो a के बराबर होगा, यानी कि ये इज राइट आंसर। a क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। क्यों हो जाएगा? जब हम इधर लेके जाएंगे तो a के लिए 2/3 हो जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू तो चली जाएगी। तो ठीक है, 5th वाला हो गया। नेक्स्ट 6th वाले की तरफ। 6th वाले की तरफ मूव करते हैं। 6th वाला क्या बोल रहा है? ए बी प्रोडक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशंस। ठीक है, क्या बोल रहा है? लार्ज एक्सिस ऑफ द रिएक्शंस वुड बी एक्सिस कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, जो लार्ज एक्सिस में लिया गया है। फॉर द रिएक्शन a प्लस के 2b ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द a इज सेकंड, b का 0, व्हाट विल बी चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंसंट्रेशन a इज डबल, b इज हाफ, b को हाफ कर दिया गया है। तो अब हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये करने के बाद हमारे पास जाएगा कितना टाइम्स होगा? 4 टाइम्स होगा, 1/2 करके कर लेंगे हम इसको। ऐसा देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सही बात है, दोनों पर एप्लीकेबल हो जाती है। 8th का आंसर, ये बात तो सही बोली है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों का मैच नहीं हो रहा। ये ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, ये मोलिकुलरिटी के बारे में,
तो क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 9th वाले की तरफ हम चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर दी ऑलवेज सेम, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ये बात बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाले की तरफ हम लोग चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज 4 टाइम। 4 जा हट गया 16, 4 आ गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.3/2, तो ये आ गया 1.5। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट आर। स्लोप दे रखा है ये वाला, इंटरसेप्ट दे रखी है ये वाली, तो दोनों का ग्राफ मैंने बता रखा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास, स्लोप हो गया माइनस सेकेंड, इंटरसेप्ट हो गया R0। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो 3 वाला कह रहा है डायरेक्शंस ऑफ द ए प्लस के टू, द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्शंस टू विद रिस्पेक्ट टू बी, और कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। भैया सही बात है, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। दी करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द अर्नेस्ट इक्वेशन तो हमें पता ही है कौन सी है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 5th वाले की तरफ चलते हैं हम लोग। 5th वाले में बोल रहा है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ए इतना दिया हुआ है, आफ्टर 120 मिनट इतना है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द जीरो डायरेक्शन काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड का फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल सा इसका निकालोगे, निकाल के आपको चेक कर लेना है, फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा आपका आ रहा होगा ए इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4 इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन टाइम टेकन फॉर द हाफ लाइफ टाइम फॉर रिएक्शंस कंप्लीट, कितना रिएक्शंस को कंप्लीट करती है, तो इसका होगा रिड्यूस टू 1/4 होगा, 1/4 दिया गया, 1/4 ही होगा। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइप ए इक्वल्स टू प्रोडक्ट द रेट इक्वेशंस में बी एक्सप्रेस एज ए, इसके दिया गया है हमारे पास कोई पी, इसका रेट निकालना है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमें पता है कि क्या हो जाता है, R0 हमने जो बात करी थी R0 माइनस के R/T हो जाता है। अब ये देख लो R0 को इसने के में बोल रखा है, तो ये वाला आंसर हो गया। द स्लोप ऑफ द प्लॉट ln R वर्सेस T, मैंने बोला ये तो आएगा ये क्वेश्चन ग्राफ का तो आता है, हर साल आता है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, बी माइनस के है, मैंने अभी दिखाया भी है। हाफ लाइफ टाइम 9th वाले को देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं 9th वाले को ना। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस इज डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल, ठीक है डबल हो जाती है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर चेंज होगा ही नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट चलते हैं 10th वाले की तरफ। 10th वाला बोल रहा है विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वुड हैव द लॉन्गर हाफ लाइफ टाइम 15 और 19 O, गिवन रेट कांस्टेंट 15 O का दे रखा है 5.63, और जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस कम होगा वो कहलाएगा, तो ए हो गया हमारे पास ऑप्शंस। नेक्स्ट देखते हैं द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के बारे में बोल रहा है, जीरो होती है, सही बात है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शंस इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। 4 है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, ये बात सही है। रेट ऑफ द रिएक्शंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, ये बात तो सेम ही रिपीट हो गया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 वाला। 13th वाला बोल रहा है दी हाफ लाइफ टाइम, हमारे पास बोल रहा है दी हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज टाइम इज विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस, ठीक, तो ये सही बात बोल रहा है। इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ इज आल्सो डबल, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोगों को ए निकालना है, जैसे हम लोग निकाल रहे थे ए इक्वल्स टू के की पावर माइनस के E/RT, तो हम लोग आरनेस की इक्वेशन निकालते हैं, तो ये वाला साफ साफ दे रखा है के होगा ना, ए ई की पावर माइनस के E/RT, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, दूसरा वाले को तरफ देखते हैं हम लोग। क्या बोला, इफेक्टिव कोलिजन कोलाइड मस्ट हैव द इफेक्टिव कोलिजन तब होता है जब उसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो अलाइन में रहे, यानी कि प्रॉपर रहे, यानी कि इक्वल हो और मैच करे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी देख लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी ओनली, ये बात तो कट गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों में दे रखा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, हाँ ये वाला एक्यूरेट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। ये तो आपको दिख रहा है, इंटरसेप्ट बतानी है इसके आने इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, ये तो बहुत फेमस ग्राफ है, तो बार बार आता रहा है, तो इसका आंसर सिंपल से क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। बी ब्लॉक एलिमेंट पे चलते हैं, फटाफट से चेक करते हैं। फ्रॉम द एलिमेंट 3D सीरीज गिवन बिलो विच सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैक्सिमम कौन दिखाएगा, हमने बात करी है ऑक्सीडेशन नंबर जिसका होगा सबसे ज्यादा वो दिखाएगा, किसका होता है, मैग्नीज का होता है, Mn दिखाएगा, सिंपल है। ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड मेक ट्रांजिशन मेटल्स। वो कह रहा है कि ये क्या करता है ट्रांजिशन जो मेटल में जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं, मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो हमें चेक करना है क्या करता है, ये मोर हार्ड करता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको ज़्यादा उसमें लेके जाता है, तो ये हार्ड बना देता है मेटल्स को। डी ब्लॉक जो सबको मालूम होगा, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ए इज द राइट आंसर। फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला बोल रहा है कि मैच करना है
ठीक है, आपको चेक करना है, पहले वाले के साथ मैच करो। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका होगा? लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उसका होगा जिसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। पेयर्ड किसके पास है भैया? Zn के पास सबसे ज़्यादा पेयर्ड होते हैं। तो पहले वाले का हो गया R, फर्स्ट का R, और किसी का भी है क्या? हाँ है, यानी कि ये वाला तो कट गया, ये वाला भी कट गया। अब सेकंड वाला ही मैच करना पड़ेगा। सेकंड वाला हमें चेक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, किसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो होती है। तो हमने चेक किया, Mn चेक करता है, तो ऑब्वियसली इसका तो ये वाला आंसर है। तो दूसरे वाले का आंसर हो गया Q, ये तो कट गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ वाले की तरफ। तो फिफ्थ वाला बोल रहा है द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। अच्छा ठीक है, इस ग्राफ को चेक करना है, क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ सबसे फेमस है, एनसीईआरटी का है, मैंने आपको बताया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है एटॉमिक रेडियस का, आप चेक कर पा रहे होंगे एटॉमिक रेडियस घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग Cu+2 हैलाइड इज नॉट नोन। ऐसा कौन सा है Cu+2 का हैलाइड जो कि नहीं पाया जाता? तो हमने बात करी है कौन सा नहीं पाया जाता, आयोडीन वाला नहीं पाया जाता, तो ये वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेवेंथ वाले की तरफ। सेवेंथ वाला बोलता है कि इन दी टू टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट आयन, आपने पढ़ा ही होगा। 4Cr4 कहां बनाता है? 6 बनाता है वो तो टोटल, तो 6 है। हाँ, तो ये वाला आंसर सही हो गया, बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। 3d6 किसका होगा? साफ साफ पता है आपको 3d6 किसका होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके निकालते हैं? तो Fe का +2 स्टेट में 6 होता है, Fe तो इसके अंदर नहीं है, तो 8 वाले को हम लोग चेक करेंगे। फिर होगा हमारे पास किसका? जिसके पास हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। 27 वाला किसका होता है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का आप निकाल के चेक कर सकते हो, कोबाल्ट वाला आपके पास निकल के आ जाएगा, कोबाल्ट का राइट आंसर हो गया। 9th वाले की चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीजन। सबको मालूम है कौन वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट को शो नहीं करता है, स्कैंडियम की एक ही होती है, इसलिए वाला हो गया। KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, सही बात है। व्हेन KMnO4 इज ट्रीटेड Ki को सबको मालूम है किस में कन्वर्ट करता है? I2 में ये कन्वर्ट करता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जनरली एल्कलाइन में पूछा है, अगर सिंपल पूछा एसिडिक में पूछता तो ये I2 में कन्वर्ट करता, लेकिन ये एल्कलाइन में पूछा है तो Ki को कन्वर्ट करता है IO3- में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे एल्कलाइन नहीं होता तो आंसर होता I2। नेक्स्ट चलते हैं 11th वाले की तरफ। 11th वाला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड। सबको मालूम है इसके अंदर Fe+3 में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप निकालोगे Fe+3 में 5 आएंगे, निकाल के देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्यों दिखाता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी? सबको पता है, मैंने लिखवाया हुआ है साफ साफ, क्या लिखवा रखा है? वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 13th वाले की तरफ चलते हैं। 13th वाले में देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो +1 एंड +2। +1+2 जो ऑक्सीजन स्टेट होती है, सिल्वर की +1 होती है, जर्नल की +2 होती है, स्कैंडियम की +3 होती है, कॉपर एकमात्र ऐसा है जिसकी +1 और +2 दोनों होती है। नेक्स्ट चलते हैं, द आयन ऑफ द मेटल ऑफ द ग्रुप 12 ZnCdHg हैव कंप्लीट filled d orbital and so they are behave like semiconductor, are very high melting point, do not behave like transition metals, नहीं काउंट होते हैं। KMnO4 is a colored due to, क्यों कलर होता है KMnO4? तो कलर के कंसेप्ट में हमने बात करी है, कलर दो की वजह से होता है, एक डी ट्रांजिशन, एक होता है चार्ज ट्रांसफर। अच्छा दोनों चीजों में फर्क है, बच्चा हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता है कि इसमें लगा क्या डी ट्रांजिशन। जब कोई पूरा कंपाउंड होगा, मेटल्स होगा, और एक कंपाउंड दूसरे एटम में कन्वर्ट हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, जैसे KMnO4 जब आप करोगे तो KMnO4 थोड़ी रहेगा, जब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा तो Mn+2 में जाएगा या किसी और में चेंज हो रहा होगा। तो वहां पर ऐसे में डी ट्रांजिशन नहीं आएगा, क्या आएगा? चार्ज ट्रांसफर। अगर कोई मेटल है जैसे कि Fe है, जैसे कि Ti है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे? एनर्जी के थ्रू, तब डी ट्रांजिशन होगा। तो इसका आंसर डी ट्रांजिशन नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चे डी ट्रांजिशन लिख के आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, 16th वाले क्वेश्चन की तरफ। 16th वाला क्या कहता है, एन एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स, जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो आपका कलर शो करेगा। सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ द जिंक नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। क्यों नहीं दिखाता भाई जिंक? बस जिंक क्यों दिखाएगा वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट? आपको साफ साफ पता है, क्योंकि उसका कंप्लीटली फिल्ड है। क्यों? Zn का होता है, आपको मालूम है, R3D10 4s2 भैया फुल फील्ड है उसके बाद, 3D10 देख पा रहे होंगे आप, बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक आयन। डायमैग्नेटिक कौन होगा? जिसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, जिसके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा, वो होगा डायमैग्नेटिक।
अब आपको चेक करना है, तो 18th वाला जब आप चेक करोगे स्कैंडियम 3 आप देखोगे स्कैंडियम 3 का आ रहा होगा AR3D, तो 0 4S0, तो आपके पास पूरा पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, तो डायमैग्नेटिक हो गया। 19 वाला चलेंगे E0Cu+2 से Cu इज ए पॉजिटिव वैल्यू, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका, क्यों पॉजिटिव है ये भी पूछा गया है, तो ये बड़ा ही सही सवाल है। तो ये वाला तो सही दे रखा है 19th का, तो कह रहा है कि क्यों है, क्योंकि मैंने बताया हुआ भी है, इससे पूछा जाता है क्यों है, ये वाला भी सही दे रखा है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये याद रखना, ये आपको रीजंस की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो ए इज द राइट आंसर, दोनों ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है 20 वाला। ZR एंड HF हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियस, अच्छा आइडेंटिकल रेडियस होती है, तो होती तो है, सही बात है, बोथ ZR HF एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी। देखो आइडेंटिकल रेडियस का मतलब ये है, या तो शील्डिंग इफेक्ट से देता, या वो इस तरह से जवाब देता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे ऐसा होता है, तो ऐसे कुछ नहीं बताया, हमने प्रॉपर्टी के बारे में बताया, तो दोनों है तो सही, लेकिन राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात तो सही है, इन अभी हम पढ़ के आए, इन जिंक 3D ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये बिल्कुल सही बात बोली है और रिलीवेंसी भी दिखा रहा है। Fe+2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, सही बात है, करता है। Fe+3 स्टेट इज स्टेबल ड्यू टू 3D5 कॉन्फ़िगरेशन, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों के बराबर दिया गया है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं हम लोग, ये आ गया है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम लोग बात करते हैं, फटाफट से रिपीट करते हैं इसको भी क्वेश्चंस को। NiCl4 का मैग्नेटिक मोमेंट, भैया मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा, म्यू से निकालना पड़ेगा। म्यू इक्वल्स टू मैंने बात करी थी अंडर रूट में N+2Bm। N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप VBT के थ्रू इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप चेक करोगे तो आपका आ रहा होगा आंसर बी इज द राइट आंसर, आप इसको चेक कर लेना, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे हैं, बोल रहा है कि दोनों क्या दिखाते हैं, क्या चीज चेंज हो रहा है, देखो आयन चेंज हो रहे हैं, इसके NO3 ये बाहर चला गया, ये अंदर चला गया, तो ऐसी आइसोमेरिन्स को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिन बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछ रहा है 3, ठीक है, 3 को चेक कर देते हैं। देखो ये आ गया -3 और ये आ गया C3×2=6, ये हो गया माइनस के आपके 6, तो -6 जब इधर चला गया तो ये हो गया -6 इक्वल्स टू -3, इधर चला जाएगा तो जाएगा +3, बाकी चेंज नहीं हो रहा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि C2O4 एक मॉलिक्यूल 2 वैलेंसी दिखाता है, यहाँ 3 है, 3×2=6 हो गया और वो -2 दिखाता है। फोर्थ की तरफ मूवमेंट करते हैं। फोर्थ मॉलिक्यूल बोल रहा है, ये बतानी है आइसोमेरिज बतानी कौन सी है, क्या चीज चेंज हो रही है, हम लोग देख लेते हैं। मेटल चेंज हो रहा है, मेटल्स का कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहा है, CO यहां पहुंच गया है, ऐसी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज कहलाती है। द कंपाउंड दोनों में पूछा है, फिर से सेम क्वेश्चन है, तो इस बार क्या मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, देखो वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, कौन सी है, हाइड्रेट आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज इज नॉट शोन, कौन सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज को नहीं दिखाएगा, L का होल ट्वाइस, ये ट्रांसफॉर्म, ये नहीं दिखाएगा, ये वाला नहीं दिखाता है, हमने बात करी थी इसके बारे में। नेक्स्ट है सेवंथ वाले की तरफ हम लोग चलते हैं। सेवंथ वाला क्या दिखाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स चिलेट भैया EN वाला दिखाता है, जिसके पास 2 डोनेटिंग साइट हो और वो एक सर्कल में बनाता हो, यानी कि रिंग फॉर्मेशन करता हो, उसको कहते हैं चिलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म को कौन शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म को वो शो करेगा जिसके पास मैंने बताया था आपको NO2 हो या ONO हो, यानी कि एम्बिडेंट आपके पास लिगेंड हो। इसके पास एम्बिडेंट है नहीं है, इसके पास है एम्बिडेंट नहीं है, इसके पास है। नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करता है 8 वाला। 9th वाले की तरफ चलता है। 9th वाले का आंसर को चेक करते हैं, विच ऑफ द पॉलीडेंटेट किसका है, EDTA कितना है, हेक्साडेंटेट 6 डोनेटिंग साइट है, मैंने आपको बोला था। 10th वाले की तरफ मूव करते हैं। 10th वाला क्या बोल रहा है, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयरन 3rd हेक्सासाइनिडोफेरेट कौन सा वाला होगा। 10th देख लो, चेक करो, हेक्सासाइनिडो का होगा ये वाला, देखो आप, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी 3 ऑक्सीजन स्टेट शो हो पा रही है, बाकी किसी के साथ शो नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट चलते हैं 11th वाला, दी फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अच्छा ये भी हमने फॉर्मूला ही करना है। 11th वाले की तरफ मूव करता है। 11th वाला कह रहा है, क्या बोल रहा है, एक तो बोल रहा है डाई, पहले इसके अंदर मेटल देखते हैं, डाइक्लोरिडो-20 क्या है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम हो गया, PT हो गया, डाइक्लोरिडो-20 हो गया, फिर हो गया डाइक्लोरिडो भी हो गया, 20 भी हो गया, हाँ तो ठीक है, 20 राइट आंसर। दी ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, CO की तो 0 होती है, तो भैया इसकी 0 हो गई, Fe की।
तो ये तो न्यूट्रल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज एन एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड कौन सा है, एम्बीडेंटेड दिख रहा है हमें, NO2 वाला एम्बीडेंटेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा इसका फॉर्मूला हमें बना के देना है। 14th वाला क्या बोल रहा है, टेट्रामाइन, ठीक है टेट्रामाइन हो गया और एक्वा हो गया, ठीक है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 15th वाला। 15th वाले की तरफ मूव करते हैं। 15th वाले का आंसर NO2 क्या है भाई, यूनिडेंटेड दिख रहा है, एक डोनेटिंग साइट है, दो होती डाइडेंटेड हो जाता। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन C कॉम्प्लेक्स, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था लिगेंड के बाद जो होता है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होता है। तो 16th का आंसर हम लोग चेक कर पा रहे हैं, ये कितना दिखाता है, 2 दिखाता है, ये कितना 3 3 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 इज द राइट आंसर। दी पेयर CO&H3 का होल्ड 4 Cl2 Br2 ये कौन सा शो कर रहा है, तो हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या चीज चेक कर रहा है, हमने देखा Br यहाँ था, अब इसमें Br अंदर चला गया, तो ये कौन सी हो गई हमारे पास आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताई थी जब भी कुछ चेंज हो रहा हो तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जब चेंज हो रहे हो तो ये क्या कहलाती है आपकी आयन चेंज हो रहे हैं, तो ये आयनाइजेशन में हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैंने कहा था स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपको पहले लिगेंड से चेक करना है कि लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं पता चल रहा लिगेंड के बाद तो मेटल के ऑक्सीजन और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाना है, तब आपको पता चलेगा। तो 18th का आंसर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, डाइडेंटेड दिया गया है, किसी में डाइडेंटेड नहीं है, तो ये कैसा हो गया, चिलेट की फॉर्म बना सकता है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 19th वाले की तरफ। 19th वाले का आंसर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। हाउ मच आयंस आर प्रोड्यूस्ड, अच्छा इसको ब्रेक डाउन करेंगे भैया, 2 ये टूटेंगे, एक ये टूटेगा, पूरा कितना हो गया आयंस 3 हो गया। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस पर, अच्छा ठीक है CO, हाँ तो 3 ये होंगे, एक ही होंगे, कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है आयंस प्रोड्यूस करने हैं तो आयंस के बारे में तो यही है, ठीक है आयंस के बारे में तो हमारे पास यही है, तो 4th आयंस हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 21 वाला, 21 की तरफ देखते हैं हम लोग। 21 वाला विच ऑफ दी 1 मोल क्या ट्रीटेड विद AgCl, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, कितने मोल निकल रहे हैं, 2 मोल निकल रहे हैं, यानी कि 2 Cl होने चाहिए, 2 Cl इसमें बी इज द राइट आंसर। एसेसन रीजन की तरफ मूव करते हैं। 22 वाला हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चंस ऑप्टिकल आइसोमेर्स इज शो इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ट्रांस इसके बारे में पूछ रहा था। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाता है, तो CrCl2OX2-3 नहीं है तो गलत है, हाँ ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ ये तो कॉमन डाइडेंटेड का, ये बात तो सही है, ये गलत है, तो इसका होगा D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर देखते हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला हुआ है इसको क्वेश्चन से रिलेटेड एक बार में आना ही है। तो इसका फॉर्मूला पूछा गया है, ये डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट होता है, इसकी वैल्यू रखनी होती है, फिर से फॉर्मूला इस बार क्वेश्चन से आना ही है। नेक्स्ट वाले की तरफ हम मूव करते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला भी इसके पास दिया गया है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो सिंपल है, डेल्टा नॉट की वैल्यू दे रखी है देखो इसमें, तो आप ये रख दोगे डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 इंटू डेल्टा नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 18,000, वैल्यू निकाल के आप देख लोगे, 18 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8000 आ गई, बी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला छूट गया था अभी। दूसरे वाले का आंसर क्या है, तो दूसरा वाला बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस दिखा रखे हैं, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज द मैक्सिमम, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को चेक करना पड़ेगा, तो स्टेबिलिटी के बारे के बाद हम बता पाएंगे। इसमें सबसे पहले चेक करो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, एस्ट्रो नहीं वीक है, NH3 से ज़्यादा CN है, तो CN इज द राइट आंसर, इसमें कोई आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, लो स्पिन, हाँ ये बात सही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये बात भी सही है, यानी कि A इज द राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ। एल्काइल हैलाइड को हम लोग चेक करते हैं फटाफट से। फर्स्ट वाले को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ए कायरल सेंट्रल करेक्टली लेबल्ड विद एन एस्ट्रिक, जहां पर हैश कर रखा है, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। आप देखो यहाँ पर, यहाँ CH3 यहाँ पर एक H है, यहाँ पर Br है, 4 तो नहीं है यहाँ पर ग्रुप, और एक नीचे CH3 दे रखा है, तो हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ये वाला कार्बन पे एक CH3 है, एक पर H है, एक पर Cl है, एक पर CH2 Br, ये बिल्कुल अलग हो गया। इस वाले पे देखो ये CH3 दोनों सेम हो रहे हैं, तो ये तो कट गया, ये वाला आपका सही है, यानी कि B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की क्लास कौन सी है। एल्काइल हैलाइड को देखते हैं, ये तो आपके पास विनाइल हो गया, ये कट गया, ये है, हाँ भाई ठीक है, ये Cl जिस पर है ये भी एलाइलिक हो गया, ये कट गया, और ये वाला आपका पास ट्रिपल बॉन्ड वाला पर डायरेक्टली है, तो ये भी आपका एलाइलिक में आ जाएगा, ये भी कट गया, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाले को हम लोग देखते हैं,
एल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ दिस CCl4 ड्यू टू डिफॉर्मेशन। किसकी वजह से ऐसा होता है मैंने आपको बताया था। विनाइलिक डाई ब्रोमाइड बनते हैं विसिंगल डाइब्रोमाइड, यानी कि दोनों कार्बन पे आसपास वालों पर दो ब्रोमीन ग्रुप लगते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व हो रहा होगा। आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी, अब तक तो हो जानी चाहिए। फोर्थ वाला चेक करते हैं, इसमें से चेक करना कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं आपके। फटाफट से करना, वीडियो को रोक के, और फिर आप चेक करना आपके ऑप्शंस कितने सही हैं। फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाले का आंसर, मेजर प्रोडक्ट व्हेन द 3-phenyl प्रोपीन विद HBr, HBr पे मार्कोवनिकोव, अच्छा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। तो फोर्थ वाले का कौन सा आंसर हो जाएगा, 1-phenyl 3 ब्रोमो वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, कभी ये 1 ब्रोमो वाला नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाले की तरफ। फिफ्थ वाले की तरफ मूव करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट, C2H5Br इट रिएक्ट विद द मेटालिक Na टू गिव इथेन। ठीक है, इथेन नहीं देगा, सोडियम जाके लग जाएगा। इट गिव्स नाइट्रो एथेन विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द AgNO2, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलता है IUPAC नेम ऑफ द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, कई बार आ चुका हूं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का। IUPAC नेम आपने लिखा भी होगा, साफ साफ दिख रहा है, 1-bromo-2-methyl प्रोपीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइसोब्यूटाइल आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 4 करोगे आप, आइसो पे एक बार Br लगाओगे, साइड वाले पर CH3 लगाओगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। पहले वाले का क्या आंसर है बताना, एस्ट्रिक वही मॉलिक्यूल बताना, सेम ये वाला 1 2 3 4 अलग है, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा वाले की तरफ चलते हैं, यानी कि अच्छा ठीक है, ये इसको बताना है। फर्स्ट सेकंड है, हाँ सेकंड भी है, थर्ड भी है, ये सेम हो गया, ये वाला नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाले का आंसर क्या वाला, कौन सी पॉइजनस गैस बनती है लाइट के प्रेजेंस में, बताया हुआ है कई बार, फोस्जीन गैस बनती है। ठीक है, विच एल्का हैलाइड फॉर्म्स द गिवन ऑप्शंस विल अंडरगो SN1 रिएक्शन में फास्टर कौन सी जाएगी, मैंने आपको बताया हुआ है कौन सी रिएक्शन फास्टर जाएगी। SN1 में जो टर्सरी होगा, टर्सरी कौन सा, ए है। फोर्थ वाले की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ वाले की तरफ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है हम लोग देखते हैं। द हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द हेलोजन एटम इन कॉन्जुगेशन विद, ये तो सही है, तो हमारे लिए तो गलती हो गया। द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट एंड नॉन पोलर, नहीं भैया, कोवलेंट और नॉन पोलर दोनों अलग अलग बातें बोल रहा है, यही आंसर गलती है और हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका हाइटिंग, ये हमने कर रखा है, हमने OPM और PMO वाला हमने ऑप्शन बनाया था, डाइक्लोरो वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल रहा होगा कौन सा आंसर है हमारे पास। सी इज द राइट आंसर, सिमेट्रिकल की वजह से होता है। द कन्वर्जन ऑफ द एन एल्का हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाय एल्कोहलिक केवल इज ए क्लासिफाइड एज, कौन सी रिएक्शन है ये वाला पूछ रहा है रिएक्शंस के बारे में। डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन से ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन एन एयर विद द सनलाइट। ठीक है, कौन सी गैस हमारे पास बनती है, अभी हमने लिख के आए हैं हम। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, फोस्जीन गैस इज द राइट आंसर, अभी लिख के आए हैं हम लोग। नेक्स्ट, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन अकर्स इन, इन्वर्जन किसके अंदर होता है, इन्वर्जन का पता है, 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो रिटेंशन होता है और एक इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन किस में होता है आपको मालूम है, SN2 में होता है, SN1 में अगर ऑप्टिकली है तो इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होते हैं, यानी कि रेसिमी मिक्सचर बनता है। रेसिमाइजेशन ऑफ, देख लिया हमने SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर द फिजिबल, कौन सी रिएक्शन फिजिबल यानी कि स्पीडली हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, NaOH2, हाँ भाई ये होना चाहिए, 3 है। विलियमसन सिंथेसिस के बारे में दे रखी है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। 11th वाले की तरफ बोलते हैं क्या होता है, रिएक्शन ऑफ द 1-phenyl 2 क्लोरोप्रोपीन विद द अल्कोहलिक KOH। ठीक है, प्रोपीन बनाएगा, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन हो गया। नेक्स्ट है 12th वाली रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्टली लगा होगा CH पर, वो रिएक्शन होगी CH2Br, ये वाली तो कट गई, ये वाली कट गई, ये वाली कट गई, ऑब्वियसली ये वाली होगी। फिर विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्स फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन, अच्छा क्लोरोबेंजीन को टोलुइन में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, लेकिन एक स्टेप में होना चाहिए। तो CHCl3 और हमने क्लोरोबेंजीन को नहीं बनाएगा ये, क्योंकि ये तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजिशन में CH3 पहुंचा देगा। CH3Cl Na ड्राई ईथर, हाँ भैया एक स्टेप में हो जाएगी, 20 राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका अभी लिख के आए हम लोग 14th वाले का आंसर का हम अभी लिख के आए हैं, कौन सा आंसर होगा आपको सबको मालूम है, कौन सा होगा, डाइक्लोरोबेंजीन होगा, 1,4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1,4 मतलब जो कि आपका पैरा पोजिशन पर है। KCN से आप करोगे तो Cl हटेगा, CN लग जाएगा। एल्कोहलिक KOH से करोगे तो बनेगा डबल बॉन्ड, और अच्छा इसमें 2 बातें रखें, एल्कोहलिक नहीं होगा भैया, एक एक्वस होगा इसके अंदर, और एक्वस से करोगे तो OH की Cl की जगह क्या लग जाएगा, Cl की जगह लग जाएगा OH, और AgCN की जगह करोगे तो बन जाएगा NC। तो 15 के अकॉर्डिंगली आंसर हम लोग चेक करेंगे, तो A इज द राइट आंसर। मैंने बताया कि इसमें एक में गड़बड़ है, एक में एक्वस आएगा, दोनों में एल्कोहलिक नहीं आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी होगी 16th वाले का ऑप्शन बताया जिस पर जितने NO2 लगे होंगे वो उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो रेसिमाइजेशन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस KOH, रेसिमाइजेशन किसका होगा? रेसिमाइजेशन SN1 का रेसिमाइजेशन होता था, हमने अभी बात करी थी। तो हम लोग इसके अंदर चेक करने की कोशिश करेंगे, ये वाला हमारे पास हो रहा है, क्यों हो रहा है ये वाला? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमने बात करी थी, क्यों? Br जिस कार्बन से लगा हुआ है 2 से लगा हुआ है, अब देख लो 2 डिग्री है, बाकी सब में 2 डिग्री नहीं है, इसलिए ये वाला ज़्यादा फॉलो करेगा। रिएक्शंस लिखनी है, Mg कहाँ जाएगा? CH3 पर, H2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH4, ये A0। 19 वाला द कन्वर्जन ऑफ द एल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 वाले की तरफ, हम लोग चलते हैं। 20 वाला क्या होगा चेक करते हैं। इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑब्जर्व्ड इन इन्वर्जन SN2 में, बिल्कुल सही बात है। द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन भैया उसमें होता है SN1 में, तो C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 21 की तरफ। 21 को चेक करते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑब्जर्व्ड 1 ब्रोमो, हाँ ठीक है हो जाएगा, क्योंकि ये 1 ब्रोमो ब्यूटीन वाला हाइड्रोलाइज हो रहा है, इन्वर्जन होगा क्योंकि SN1 को फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो करेगा। रिएक्शन ऑफ SN2, ये भी बात सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 22 वाला। 22 वाले को चेक करते हैं हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द आइडो इज इजी, हाफ सही है, I का ज्यादा होता है, फिर Br का, फिर Cl का, फिर F का, बात सही है। बॉन्ड एंथैल्पी, ये बात भी सही है, A इज द राइट आंसर। फटाफट से करना है इसको देखते के साथ। क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंट बोल रहा है 23 वाला। 23 वाले की तरफ हम लोग चलते हैं। क्लोरोबेंजीन रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, हाँ नहीं होती। 623 केल्विन लेना